हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसएस एकेडमी में, जिसे आप स्टडी बाय सुमन के नाम से जानते हैं। हम भूगोल के जो है आप सब्जेक्ट हमने लिया था और जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी उठाया था, ठीक है ना। और इंडियन ज्योग्राफी में आपका हमने भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ा। आज हम टॉपिक लिए हैं, इसमें हमारा टॉपिक है जो है भारत की मृदा। तो भारत की मृदा और उसकी विशेषताएं देखेंगे कि कितने प्रकार की मृदाएं होती हैं, कैसे निर्माण हुआ है इनका, इनकी विशेषता क्या है और ये किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एक प्रश्न ज़रूर बनता है किसी भी आप एग्ज़ाम में अगर बैठते हैं तो, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं बता दूँ, ये बीपीएससी टीआरई जो आपका अब होने वाला है, चाहे वो आप 4.0 वाला मान लीजिए या फिर री एग्ज़ाम को लेकर मान लीजिए, तो आपके पास टाइम है। फिलहाल आपसे ही आपको तैयारी शुरू कर देना है और प्रैक्टिस मैं होली के बाद शुरू कर दूंगी। और इसमें बीपीएससी टीआरई 3 के लिए ही नहीं, बल्कि जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं आपके फ्यूचर में, चाहे वो यूपीपी पुलिस हो, ठीक है ना, या आपका आरओ एआरओ हो, इन सारी चीज़ों के, इन सारे जो है जीएस आपके हर एक एग्ज़ाम में आता है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। और आप एक तरफ देख सकते हैं मृदा के प्रकार लिखा हुआ है और एक तरफ निर्माण, फिर विशेषता और क्षेत्र। यानी हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे सामने सामने रहेगा, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नया पैटर्न के हिसाब से तरह पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दो मृदा कितने प्रकार की होती हैं। तो मृदा 8 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना, जिसमें आपका जलोढ़ मृदा आ जाता है, काली मृदा आ जाता है, जिसे आप रेगुर और जो है एक, ठीक है ना, जिसे आप रेगुर या आप क्या कह सकते हैं, कपासीय मृदा। कपासीय मृदा क्यों कहते हैं, ये हम जब आगे पढ़ेंगे वहाँ पे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। दूसरा आपका कौन सा है, दूसरा आपका है, ठीक है ना, लाल मृदा, ठीक है, लाल मृदा। उसके बाद आपका आता है मरुस्थलीय मृदा, फिर आपका आता है पर्वतीय मृदा, उसके बाद आपका आता है लेटराइट मृदा और फिर आपका आता है दलदली मृदा। ये सारी मृदाएं आपके प्रकार हैं, ठीक है ना, मृदा के प्रकार हैं। तो ये कुल आपके 7 से 8 प्रकार की मृदाएं देखने को मिलती हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात हम मृदा को, जलोढ़ मृदा को लें, तो जलोढ़ मृदा में इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए, जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदाएं होती हैं, जिसमें इसका जो वितरण है, ठीक है ना, इसका जो क्षेत्र है ये आपका कितना है, 14.25 किलोमीटर वर्ग पर ये काफ़ी फैला हुआ है। और भारत के संपूर्ण भाग का ये कितना है, 43.4% है, ठीक है ना। यानी भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है ना। ये आपका नदियों के द्वारा बहाकर लाया जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे लाखों वर्षों से नदियाँ द्वारा लाए गए जलोढ़ की जमा होने से ये बनता है, ठीक है ना। नया जलोढ़ खादर जलोढ़ और पुराना जलोढ़ भांगर जलोढ़ कहलाता है। देखिए, जलोढ़ मृदा भी 2 प्रकार का होता है। पहला नया जलोढ़, ठीक है ना, नया और पुराना, ठीक है ना। पुराने को क्या, नए को क्या कहते हैं आप, खादर कहते हैं, ठीक है ना, नए को खादर कहते हैं। और पुराने को क्या कहते हैं, हम भांगर कहते हैं, ठीक है ना, भांगर। अब इसे हम याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से आपके प्रश्न बने हुए हैं, तो इसे याद कैसे करेंगे ये भी देख लें। नया चीज़ होगा तो हम उसे खाएंगे, ठीक है ना, नया चीज़ होता है, खाद आपका नया होता है, जो खाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो हम नया ही खाते हैं, ठीक है ना। पुराना यानी आप इसको मान के चलिए बासी, ठीक है ना, पुराना का मतलब बासी, और बासी खाना क्या होता है, हम नहीं खाते हैं। तो ये भांगर आप वहाँ से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ताज़ा होता है, नया होता है तो हम खाते हैं, तो नया यानी खादर हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न पूछा गया है कई एग्ज़ामों में, जिसमें आपसे पूछता है खादर कौन सा है और बांगर कौन सा मिट्टी है, ठीक है ना। फिर आपका आता है, यहाँ पे देखेंगे तराई मृदा, और तराई मृदा में क्या होता है आपका, ये उपजाऊ मृदा होती है, अनुपजाऊ मृदा होती है, ठीक है, ऊसर, ठीक है।
अनुपजाऊ मृदा यानी ऊसर मृदा, भाबर मृदा, ठीक है, ये तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। तराई क्षेत्र कैसे? नदियों द्वारा, मान लीजिए ये आपका नदियों द्वारा बहाकर लाए जा रहे हैं और एक जगह पे ये इकट्ठा हो जाती है मृदाएं, ठीक है ना। ये मृदा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाता है तराई क्षेत्र हो जाता है। यहाँ पे ये तराई क्षेत्र हो जाता है और उसके बाद ये आगे जब बढ़ती हैं तो ये दो भागों में विभाजित हो जाती हैं। एक आपका हो जाता है खादर और आगे फिर जाके ये हो जाता है बांगर, ठीक है। तो खादर में आपका क्या है, ये उपजाऊ मृदा होती है खादर, ठीक है। खादर आपका बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है। अगर यहाँ पे बात करें इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो विशेषताओं में अगर बात करें, बहुत उर्वरक मृदा होती है, चूना तथा पोटास की इसमें और नाइट्रोजन और फास्फोरस इसमें कमी होती है। देखिए चूना और पोटास इसमें ज़्यादा पाया जाता है। जलोढ़ मृदा में चूना और जो पोटास होता है ये ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन इसमें कमी किसकी होती है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। और इस जो जलोढ़ मृदा है, इस जलोढ़ मृदा में आप जो फसल देखने को मिलेगा आपको, तो आपको चावल मिल जाएगा, गेहूँ मिलेगा, गन्ना, जूट, कपास के लिए उपयुक्त है। तो ज़्यादा इसमें कपास नहीं हो पाता, लेकिन इसमें अगर बात करें तो ये चावल, गेहूँ, गन्ना और जूट और कपास तो ये आपका मिनिमम यानी आपका कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गन्ना, चावल, गेहूँ ज़्यादा आपका होता है जलोढ़ मृदा में। अब ये पाए कहाँ कहाँ पे जाते हैं, ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। देखिए उत्तरी मैदानी भाग या नदी बेसिन पर, जैसे कि आपका हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, ठीक है ना। पूर्वी भाग क्यों, ये आप जानते हैं ये अरावली आपकी जाती है और अरावली के इधर वाला जो क्षेत्र है, पश्चिमी वाला क्षेत्र, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, ठीक है ना। क्योंकि वृष्टि छाया पड़ जाती है, जिसकी वजह से वर्षा यहाँ पे कम होती है। लेकिन आप देखेंगे तो ये पूर्वी जो इलाका है राजस्थान का, यहाँ पे उपजाऊ भूमि है, ठीक है। ये उपजाऊ भूमि होती है, अच्छी खासी बारिश भी होती है इधर साइड पे। उसके बाद आपका आता है गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम घाटी। इन क्षेत्रों में आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। जलोढ़ मृदा यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। मैदानी इलाकों में जलोढ़ मृदा ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, जलोढ़ मृदा के बारे में था। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, तो कपास मृदा के बारे में। देखिए कपासीय मृदा को सबसे पहली बात इसे कपासीय मृदा कहते हैं या फिर ढेंगुर मृदा भी कहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहते हैं इसे भी हम जान लेंगे। कपासीय मृदा इसलिए क्योंकि काली मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है, ठीक है ना। कपास की खेती अच्छी होती है और ये इसका जो निर्माण है, ये लावा जो है ज्वालामुखी के जो लावा होती हैं, यानी आप ज्वालामुखी के जो मिट्टी होती हैं जो फटते हैं उनसे होता है। तो इसे ज्वालीय मृदा भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे ज्वालीय मृदा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पाया जाता है, दक्कन लावा ग्रेनाइट और नीस पर निर्मित है ये, ठीक है। बात करें यहाँ पे इसमें क्या पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम और लोहा उपस्थित होती है और जिसके कारण इसका रंग जो होता है काला होता है। तो आप जानते हैं मैग्मा, आप जानते हैं ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है, ठीक है ना। जब वो अंदर होता है तो वो मैग्मा होता है, बाहर निकलता है तो क्या हो जाता है, लावा हो जाता है। तो इसमें मैग्नीशियम ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। मैग्नीशियम हो गया और लावा हो गया। ये किस एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं, काली मृदा, तो महाराष्ट्र, दक्षिणी ओडिशा, ठीक है, उत्तरी कर्नाटक, राजस्थान के कुछ भागों में, यानी 2 जिले जैसे बूंदी हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा और आपका गुजरात में, ठीक है ना। तो काली मृदा आपका महाराष्ट्र, गुजरात में ज़्यादा पाए जाते हैं, बाकी अन्य जगहों पे भी थोड़े थोड़े देखने को मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पे अगर बात करें, देखिए इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो जो कपास होता है यहाँ पे खेती ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब बात करें हम यहाँ पे, तो इसका जो वितरण है काली मृदा का, ये कहाँ कितना है, ये 15.2% पे ये देखने को मिलता है मृदा, ठीक है ना। और हेक्टेयर में अगर बात करें तो 49.8 मिली आपका हेक्टेयर हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका रंग कैसा होता है, नाइट्रोजन और जो है फास्फोरस अम्ल की इसमें कमी होती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन और फास्फोरिक
अम्ल की अपूर्ण पोटास और चूना से परिपूर्ण कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि इसमें पोटास और चूना की कमी होती है और कपास की जो खेती होती है ये बहुत ज़्यादा इसके लिए बेनिफिट मानी जाती है, यानी कपास की जो खेती होती है इसमें होती है आपकी, ठीक है। काली मृदा में ही आपकी कपास की खेती होती है, जिसमें आप अगर बात करें तो आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये इलाका आपके काली मृदा के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है कि ये जो है आपका, उसके बाद आपका आता है मध्य और दक्षिण तमिलनाडु में भी पाए जाते हैं। यानी ये जो एरिया है भारत का, एक मिनट आपको मैं बता दूँ, ठीक है ना, ये गुजरात से लेके आपका जो एरिया है, ठीक है ना, गुजरात एरिया हो गया, थोड़ा सा राजस्थान हो गया, फिर आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, और इधर का जो तमिलनाडु एरिया है ये आपके मृदा पाए जाते हैं, ठीक है ना, काली मृदा पाई जाती है थोड़े थोड़े, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मिट्टी पे, और नेक्स्ट मिट्टी आपका क्या है, लाल मृदा। और लाल मृदा में अगर बात करें तो ये आपका वितरण कितना है, 6.8 लाख वर्ग किलोमीटर पे है, और ये 18.6% पे ये मृदा पाई जाती है, ठीक है। भारी वर्षा और बात करें ये लाल मृदा ये पाई कैसे जाती है, देखिए भारी वर्षा औसत दर्ज के वर्षा में, ठीक है ना, आग्नेय चट्टान के ऊपर या मिट्टी विकसित होती है, ठीक है। ये क्या होती है, आग्नेय चट्टानों के ऊपर ये मिट्टी विकसित होती है। यह लाल और पीले रंग के विभिन्न रंगों में पाया जाता है। और आप जानते हैं लाल मृदा सबसे ज़्यादा आपके जो भारत का मध्य एरिया है, ठीक है ना, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया और आपका राजस्थान हो गया, ठीक है ना, इनके इलाकों में थोड़े थोड़े देखने को मिलेगा। फिर आपका इधर महाराष्ट्र में थोड़े जगह देखने को मिलेगा, यानी जो बुंदेलखंड का जो इलाका है हल्का हल्का वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगर बात करें इसका रंग कैसा है तो लाल रंग का होता है। इसका रीज़न क्या होता है, इसमें लौह अयस्क ज़्यादा पाया जाता है, ठीक ना, तो लौह अयस्क के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। और कार्बनिक पदार्थ और फास्फोरस, नाइट्रोजन और चूना से अपूर्ण होता है, यानी इसमें क्या होता है, फास्फोरस नहीं होता है, नाइट्रोजन नहीं होता है, चूना नहीं होता है, यानी कम होता है। इसमें पोटास और एल्युमिनियम की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, किसकी, पोटास और एल्युमिनियम की, और यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, इस जिसकी वजह से ये रंग इसका लाल होता है। अब बात करें ये किस किस एरिया में पाए जाते हैं, तो ये तमिलनाडु के एरिया में भी पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश हो गया और कर्नाटक के ज़्यादातर भागों में पाया जाता है, दक्षिण उत्तर महाराष्ट्र के भागों में पाया जाएगा, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, मैंने बताया जो पूर्वी इलाका है मध्य प्रदेश का, और फिर छोटा नागपुर हो गया, बुंदेलखंड हो गया, इन सभी इलाकों में ये जो है लाल मृदा देखने को आपको मिलती हैं, ठीक है। और इस लाल मृदा से आप जानते ईंट भी बनता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। अब बात करते हैं मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, ये 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती हैं। और ये जो मृदा है मरुस्थलीय मृदा, आप जानते हैं रेगिस्तानी जो इलाका होता है ये वहाँ वही मृदा होती है, जैसे आपका राजस्थान हो गया, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा आपका राजस्थान में देखने को मिलता है। हवा तापमान के कारण अपक्षयण की मदद से इसका निर्माण होता है, ठीक है ना। फिर आपका आता है इसमें क्या होता है, ह्यूमस नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की ज़्यादा इसमें बहुलता पाई जाती है। ह्यूमस और नाइट्रोजन कम पाया जाता है, फास्फोरस ज़्यादा पाया जाता है। कम वर्षा और निच्छालन के कारण जो ऊपरी संततर पर खनिज मात्रा कम पड़ जाती है, ऊपरी जो परपटी होती है, भू परपटी होती है, उसमें खनिज की मात्रा जो होती है क्या होता है, ये कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो है भूमि आपका बंजर हो जाता है। बंजर क्या, आप रेतीली हो जाती है, आप जानते हैं रेतीली जो है आपका ह्यूमस कमी हो जाता है, और किसी भी फसल के लिए ह्यूमस नाइट्रोजन का होना आवश्यक होता है, ठीक है। ये किस किस एरिया में पाए जाते हैं, तो ये पंजाब के एरिया में भी देखने को मिलेगा, हरियाणा का दक्षिण उत्तर जो भाग है वो, फिर पश्चिमी उत्तर राजस्थान, सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये राजस्थान में, उसके बाद गुजरात के कच्छ रण में, फिर आपके
उससे कम आपके जो है पंजाब में और हरियाणा में देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा बात करें तो राजस्थान, उसके बाद आपका गुजरात में, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्वतीय मृदा, और पर्वतीय मृदा से आप समझ सकते हैं कि पर्वतीय के बारे में ही होगा, ठीक है ना। इसका निर्माण वनस्पति के विकास से प्राप्त जैविक पदार्थों के अपघटन से हुआ है, ठीक है ना। मिट्टी की विशेषताएं शैलों के स्वरूप में अंतर, भूमि स्वरूप और जलवायु की विभिन्नता द्वारा निर्धारित होती है। फिर इसका आता है आपका उर्वरक क्षमता, उर्वरक जो क्षमता होती है, उर्वरक क्षमता से पूर्ण लेकिन पोटास, फास्फोरस और चूना से अपूर्ण होती है। यानी इसमें उर्वरक क्षमता तो होती है लेकिन पोटास, फास्फोरस और चूना नहीं पाया जाता है, यानी कम पाया जाता है। ये जो है पर्वतीय, ये कॉफ़ी के लिए उपयुक्त होती हैं, चाय और कॉफ़ी के लिए। जैसा कि आप जानते हैं असम क्या है, पहाड़ी इलाका है, और असम में चाय आपको देखने को मिल जाएगा। कर्नाटक में भी आपको कॉफ़ी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पर रहती है, कर्नाटक में। तो ये कॉफ़ी और चाय के लिए उपयुक्त होती हैं जो पर्वतीय मृदा होती हैं। ये पर्वतीय मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये जम्मू कश्मीर, हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं, हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के साथ प्रायद्वीपीय भाग में। तो ये आपका क्या है, पश्चिमी और पूर्वी घाट है। ये पूर्वी एरिया में तो पाया जाता है, ठीक है, पूर्वी एरिया में पाया जाता है। फिर ये आपका इलाका जो है ना, यहाँ पाया जाता है। फिर साथ ही साथ में प्रायद्वीपीय जो भाग है, ये पूरा आपका प्रायद्वीपीय भाग में आता है। इनमें भी आपको जो है ये मृदा देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, पर्वतीय मृदा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर आपका आता है लैटराइट मृदा, और लैटराइट मृदा ये 1.22 लाख वर्ग किलोमीटर पे फैला हुआ है, और इसमें 3.7% पे ये है, ठीक है। लैटराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहली बात तो लैटराइट मृदा का निर्माण तीव्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा के समय निच्छालन और शुष्क मौसम में ऊपरी मृदा के सूख जाने से होता है। जब वर्षा होती है ज़्यादा, तो जो मिट्टी के जो खनिज होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट जो मिनरल्स होती हैं, यानी आपके मिनरल्स मीन्स आपके जो आपका जो इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, लैटराइट मृदा की जो इम्पॉर्टेंट जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, मृदा के मिट्टी के बिल्कुल छन के नीचे चले जाते हैं। इसे निच्छलन विधि भी कहा जाता है, ठीक है ना। निच्छलन मृदा के नाम से भी जाना जाता है लैटराइट मृदा को, क्योंकि ज़्यादा भारी वर्षा होने की वजह से इसकी जो मिट्टी में जो पाए जाते हैं तत्व इम्पॉर्टेंट, वो क्या होते हैं, मिट्टी के और नीचे चले जाते हैं, जिससे ऊपर का जो उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। फिर जो इसकी विशेषता है, ऊंचे क्षेत्रों में अधिक अम्लीयता एल्यूमीनियम और लोहे की उपस्थिति के कारण होता है। नाइट्रोजन, पोटास, मैग्नीशियम और फास्फोरिक अम्ल की कमी होती है। लेटराइट मृदा सबसे ज़्यादा पाई कहाँ जाती है, तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो ये केरल में देखने को मिलता है। लेटराइट मृदा अगर सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो केरल में, उसके बाद आपका मेघालय क्षेत्र में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे होती है। केरल हो गया और आपका मेघालय हो गया, ठीक है ना। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब इससे अगर आपको जो है, अगर आपका केरल या मेघालय भी नहीं आता है तो भी आप आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि वर्षा बोला है तो 200 सेंटीमीटर से अधिक ही होना चाहिए। पश्चिमी घाट, कर्नाटक, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार और उत्तरी पूर्वी राज्यों के ढलान वाले क्षेत्रों में लेटराइट मृदा आपको देखने को मिलती है। इस मृदा में कॉफ़ी जो होता है, कॉफ़ी और रबर, ये आपको देखने को अधिक मिलती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं दलदली मृदा की, और दलदली मृदा में बात करें तो ये आपका 1.08 लाख किलोमीटर पे फैला हुआ है, ठीक है। और ये लास्ट मृदा है हमारे क्लास की। डेल्टाई क्षेत्रों में अधिक नमी के कारण इस मृदा का विकास होता है। जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जब अधिक नमी हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है दलदली मृदा। जैसे आप देखेंगे गांव में देखे होंगे तालाब वगैरह होती है ना, देखते हैं जहाँ से मिट्टी, बहुत लोग घर बनाने के लिए मिट्टी निकाल के ले जाते हैं, तो वो क्या होता है, दलदली एरिया होता है, ठीक है ना। दलदली एरिया होता है जहाँ मिट्टी जो है पूरा का पूरा पानी के ऊपर दिखता है, और आप देखते हैं वो मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी और गीली होती है, ठीक है। नमी
के कारण जो होता है इसका निर्माण होता है। और अगर बात करें इसकी विशेषता, तो इसकी विशेषता यह पीली और भूरी प्रकार की होती है, जिसमें उर्वरता की मात्रा न्यून होती है यानी कम होती है। यानी दलदली जो क्षेत्र होता है इसमें उर्वरता नहीं पाई जाती है। अगर उर्वरता नहीं पाई जाती है तो यहाँ पे फसल जो है वो भी आपको अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अब बात करें यहाँ पे, तो ये पाया कहाँ जाता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो क्षेत्र होता है, ठीक है ना, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी और अन्य जितनी भी नदियाँ हैं डेल्टाई क्षेत्र उनमें पाई जाती हैं, उन क्षेत्रों में, ठीक है ना, उन क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। तो ये आज का हमारा मृदा का टॉपिक था और इस मृदा के टॉपिक से आपके प्रश्न बनता ही बनता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, कैसे भी प्रश्न को घुमा के दे सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आई होप आज का जो क्लास है आपको समझ में आया होगा, और क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसकी PDF अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है ना, टेलीग्राम से, और वहाँ पे आपको इसकी PDF देखने को मिल जाएगी। वहाँ से आप इस PDF को ले सकते हैं, ठीक है ना। और उसका नाम है, आप बता दूँ मैं, तो स्टडी स्पेस नहीं देना, स्टडी बाई सुमन, ठीक है ना, स्पेस नहीं देना है, स्टडी बाई सुमन। उसके बाद आप ऐसे करके बीच में यहीं पे, ठीक है ना, स्पेस नहीं देना है, और यहाँ पे आप एकेडमी सर्च कर लेंगे, ठीक है ना, स्टडी बाई सुमन एकेडमी से आप सर्च कर लेंगे, और यही यूट्यूब पे जो चैनल पे लोगो है यही लोगो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके उसे फॉलो करके टेलीग्राम को PDF ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करें तो हम वन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में वनों के, भारत के जितने भी वन होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।